LIC पॉलिसी लेते वक्त आपके बहुत सारे सवाल रहते हैं, जिन सवालों का आंसर आपके एजेंट भी नहीं दे पाते हैं। काफी बार आपके एजेंट उन सवालों का सही उत्तर नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से आप गलत पॉलिसी ले लेते हैं। तो चलिए मैं आपको आज उन सभी सवालों का उत्तर दूंगा जिन सवालों का जवाब आपके एजेंट भी नहीं दे पाए। हेलो दोस्तों, मैं सत्यम सैनी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, आप सभी का ये रहता है कि कौन सी पॉलिसी लें। जब भी आप एजेंट के पास जाते हैं या एजेंट आपके पास आता है तो आपका सबसे पहला सवाल यही होता है कि कौन सी पॉलिसी बढ़िया चल रही है। दोस्तों, LIC की सभी सारी पॉलिसी एकदम बढ़िया है। डिपेंड करता है आपकी जरूरत क्या है। ये देखिए कि आपको चाहिए क्या, आपका मकसद क्या है, किस पर्पस से आप पॉलिसी लेना चाहते हैं, ये चीज देखिए। उसके बाद ये तय कीजिए कि आपको कौन सी पॉलिसी लेनी है। एजेंट से ये मत पूछिए कि कौन सी पॉलिसी बढ़िया चल रही है, क्योंकि एजेंट सिर्फ वही पॉलिसी बताएगा आपको जिसमें उसका बेनिफिट है, ना कि आपका। तो कौन सी पॉलिसी बढ़िया है, सबसे पहले आप ये तय कीजिए आपका एम क्या है। आप पॉलिसी किस पर्पस से ले रहे हैं। क्या आपको अपने बच्चे की शादी करनी है, या उसके एजुकेशन के लिए चाहिए, या फिर आपके खुद के रिटायरमेंट के लिए चाहिए। ऐसे ढेरों एम हो सकते हैं सभी के, किसी का कुछ हो सकता है तो किसी का कुछ हो सकता है। तो आप देखिए कि आपका क्या एम है, उसी के हिसाब से आप पॉलिसी को लें, क्योंकि LIC के अंदर सभी एम्स के लिए अलग अलग पॉलिसी अवेलेबल हैं, जिनकी मदद से आप अपने एम को अचीव कर सकते हैं। इसी तरह इसके बाद आपका ये क्वेश्चन भी रहता है कि कितना हम देंगे और हमको कितना मिलेगा, और हमको उसमें कितना % रिटर्न आता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपका सवाल यह है कि हमको कितना देना होगा। तो इसका सवाल सिर्फ इसी के ऊपर डिपेंड है कि आपकी पॉलिसी कौन सी है, कितने समय के लिए ली है, आपकी उम्र कितनी है। इन तीनों चीजों के ऊपर डिपेंड करेगी कि आपकी पॉलिसी का प्रीमियम कितना जाएगा। और अगर रिटर्न की बात करें तो रिटर्न भी उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने कितनी बड़ी पॉलिसी ली है, आपकी पॉलिसी का समय शॉर्ट कितना है, और कितने समय के लिए पॉलिसी ली है, और किस एज पर पॉलिसी ली है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई LIC का न्यू एंडोमेंट प्लान लेता है जिसका टेबल नंबर 914 है और उस पॉलिसी को 25 साल के लिए लेना चाहता है, और उस पर्सन की एज 30 साल है और समय शॉर्ट 10 लाख है, तो इस पॉलिसी में उसका प्रीमियम 39,642 रुपए जाएगा, जो कि उसको पूरे 25 साल देना होगा। रिटर्न में आपको 25 साल की एज में जो आएगा वो होगा लगभग 25,75,000 रुपए। इसी तरह आपकी एज अगर कम है 30 साल से तो आपका प्रीमियम थोड़ा कम जाएगा, और आपकी एज 30 साल से ऊपर है तो आपका प्रीमियम थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि जब एज बढ़ती है तो हमारी लाइफ को रिस्क भी बढ़ जाता है। इसलिए हमारा प्रीमियम ज्यादा एज पर ज्यादा जाता है और कम एज पर कम जाता है। इसके बाद आप ये भी जानना चाहते हैं कि आपको इस पॉलिसी में कितना % रिटर्न मिला। काफी बार जब भी आप इस क्वेश्चन को अपने एजेंट से पूछते हैं तो एजेंट्स को भी आंसर नहीं होता। वो सिर्फ इतना बोल देते हैं कि आपका इतना जाएगा और इतना आएगा, रिटर्न कितना % आया है ये वो नहीं बता पाते हैं। अगर आपका एजेंट भी इसी टाइप का है, वो नहीं बता पाता है किसी वजह से, तो आप अपनी पॉलिसी में खुद से ये जान सकते हैं कि आपकी पॉलिसी में कितना % रिटर्न आपको मिला। वो कैसे होगा, इसमें सिर्फ आपको अपने एजेंट से इतना पूछना है कि आपको कितना जमा करना है और आपको कितना मिलेगा और कितने सालों तक देना है। जब आपको ये पता चल जाए तो सिर्फ आपको एक फॉर्मूला लगाना है, जो कि मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना, आप खुद से पता लगा पाएंगे कि किस पॉलिसी में कितना % रिटर्न मिल रहा है। जब भी आप कोई पॉलिसी लेते हैं तो आपका क्वेश्चन यह भी होता है, अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाए तो क्या मिलेगा। तो दोस्तों, डेथ होने पर अलग अलग बेनिफिट्स अलग अलग पॉलिसियों में होता है। मैं आपको एक पॉलिसी का बेनिफिट एग्जाम्पल के तौर पर दिखाता हूं। अगर किसी भी पॉलिसी होल्डर ने 10 लाख की पॉलिसी ली है और 25 साल के लिए पॉलिसी ली है, और पॉलिसी होल्डर की डेथ उसी टर्म के बीच में हो जाए। सपोज करते हैं कि किसी पॉलिसी होल्डर ने पॉलिसी ली है 25 साल की और उसकी डेथ 5 साल बाद हो जाती है। उस केस में LIC की तरफ से पॉलिसी का प्रीमियम वेव हो जाएगा, आपको नहीं देना पड़ेगा, और साथ में समय शॉर्ट का 10% यानी कि 1 लाख रुपए हर साल जब तक मिलेगा जब तक आपका पॉलिसी का टर्म बचा है। यानी कि इस केस में आपको 20 साल तक 1 लाख रुपए मिलते रहेंगे। 20 साल तक हर साल 1-1 लाख रुपए मिलते रहेंगे, और लास्ट में जो आपकी मैच्योरिटी आनी थी वो भी आएगी। अगर इस पॉलिसी का नाम आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं,
मैं आपको बताऊंगा ये फीचर कौन सी पॉलिसी में अवेलेबल है। उसके बाद बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये भी होता है, किसी की अगर एक्सीडेंट हो जाए और डेथ ना हो तो उस केस में हमें क्या मिलेगा, क्या पॉलिसी का प्रीमियम हमें भरना पड़ेगा? नहीं, LIC इस केस में करती क्या है, जितना भी प्रीमियम होगा वो सारा माफ हो जाएगा। LIC उस पॉलिसी होल्डर से पैसा नहीं लेगा। अगर किसी भी पॉलिसी का एक्सीडेंट में डिसेबिलिटी हो जाती है तो डिसेबिलिटी के केस में आपको आने वाले 10 साल तक समय शॉर्ट मिलता है। यानी कि अगर 10 लाख का समय शॉर्ट है तो आपको हर साल 8,333 रुपए मिलते रहेंगे हर महीने पूरे 10 सालों तक, यानी कि 120 महीने। और किसी पॉलिसी होल्डर की एक्सीडेंट से डेथ हो जाती है तो उस केस में समय शॉर्ट का डबल मिलता है। यानी कि अगर किसी की पॉलिसी 10 लाख की है तो उसमें 20 लाख प्लस जितने साल पॉलिसी चली उतने साल का बोनस मिलता है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन यह भी होता है कि पॉलिसी का प्रीमियम हम किस तरह से दे सकते हैं, तो इसका आंसर यही है कि आपको LIC 4 ऑप्शन देती है। चाहे तो आप मंथली पेमेंट कर सकते हैं, चाहे आप क्वार्टरली कर सकते हैं, या फिर आप हाफ ईयरली और ईयरली भी दे सकते हैं। जैसा आपका बजट या जैसे भी आप चाहते हैं आप अपना पॉलिसी का प्रीमियम वैसे दे सकते हैं। और कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी होता है कि हम इस पॉलिसी का मोड चेंज करा सकते हैं। अगर किसी ने मंथली कराई हुई है और अब वो चाहता है कि मुझे कुछ सालों बाद ये मंथली से हाफ ईयरली या ईयरली या क्वार्टरली करनी है, तो क्या वो पॉसिबल है? जी हाँ, आप अपना पॉलिसी प्रीमियम का मोड चेंज कर सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसा पॉसिबल है। ऐसे ही बहुत सारे लोगों का सवाल यह भी होता है कि जो हमको मैच्योरिटी पर अमाउंट आती है क्या हमें उस पर टैक्स देना पड़ेगा? इसका आंसर यही है कि आपको मैच्योरिटी पर जो अमाउंट आता है LIC के अंदर वो टैक्स फ्री होता है, और जो आपका LIC को प्रीमियम जाता है उसमें आप टैक्स में रिबेट भी ले सकते हैं। कुछ लोगों का सवाल ये भी होता है कि अगर हम पॉलिसी करा लें और आगे आने वाले टाइम में अगर हम प्रीमियम नहीं भर सके तो क्या होगा? लोगों को हमेशा यही डर रहता है, इंसान आगे की सिक्योरिटी के बारे में सोचकर ही भविष्य की अनसिक्योरिटी में जीता है। हम खुद ही अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारते हैं। यदि मैं प्रीमियम नहीं भर सका तो, भविष्य में नहीं बचा सका तो क्या होगा? ऐसा सोचकर आप कभी भी पैसा नहीं बचा सकते। हकीकत में तो यही डर आपके भविष्य को असुरक्षा में लेकर जाता है। यदि हम प्रीमियम नहीं भर सकते, ऐसे विचारों से यदि प्रीमियम नहीं भरा तो भविष्य में हमारे पास पैसे कहां से आएंगे? यदि भविष्य में रुपए की जरूरत पड़ गई तो भविष्य में प्रीमियम भर सकेंगे या नहीं, उसे सोचे बिना आज से ही रुपयों की बचत करना शुरू कर देनी पड़ेगी। आज हम जिस पार्टी का प्रीमियम निश्चित करते हैं वह उसकी वर्तमान स्थिति के हिसाब से बिल्कुल सही होता है। भविष्य में जैसे जैसे खर्च बढ़ेगा वैसे वैसे कमाई भी बढ़ेगी। तब यह हो सकता है प्रीमियम आपको नॉर्मल लगे, शायद उस वक्त दूसरी पॉलिसी लेने के लिए सोचना पड़े। पैसा बचाने की अच्छी आदत बनेगी। यह आदत बहुत ही लाभदायी होगी। आमदनी बढ़ने के साथ हर महीने प्रीमियम भी बढ़ना चाहिए, जबकि हकीकत यह है कि प्रीमियम उतना ही रहता है, उसके बाद भी पॉलिसी धारक को डर लगता है कि भविष्य में प्रीमियम नहीं दे सके तो क्या होगा। मैं आपको इसका सीधा जवाब देता हूँ। आपने अपने घर में 2 व्हीलर या 4 व्हीलर गाड़ी रखी है तो उसे कहाँ पार्क करेंगे? आपके घर के सामने, सोसाइटी में या कॉम्प्लेक्स में। फिर आप गाड़ी को चलाने के लिए उसमें पेट्रोल या डीजल डालना पड़ेगा। जब पेट्रोल और डीजल खत्म हो जाने पर आपने यदि पेट्रोल नहीं डलवाया और इमरजेंसी में उसकी जरूरत पड़ गई तब क्या होगा? तब आप क्या करेंगे? आपके पास पैसे भी नहीं है। उस वक्त आप क्या करेंगे? आप अपनी गाड़ी को बाहर नहीं लेके जा सकते, लेकिन गाड़ी तो आपके घर में ही पार्क है ना। बस कुछ ऐसा ही बीमा पॉलिसी का भी है। जब तक आप अपनी प्रीमियम नामक पेट्रोल और डीजल डालते रहेंगे तब तक पॉलिसी रिस्कवर नामक गाड़ी चलती रहेगी। प्रीमियम भर दिया तो फिर रिस्कवर चालू, प्रीमियम बंद तो रिस्कवर बंद, पर पॉलिसी नामक गाड़ी तो आपके पास ही रहेगी ना। फिर जब गाड़ी या पेट्रोल डलाने के लिए पैसे आ जाएं तब गाड़ी को बाहर निकाल लेना। उसी तरह प्रीमियम के पैसे देने से फिर से बीमा पॉलिसी चालू। सिर्फ इतना ध्यान रखना, जब गाड़ी ज्यादा समय तक खड़ी रहती है तो उसे फिर से चालू करने में तकलीफ होती है, उसकी सर्विसिंग करानी पड़ती है। ठीक उसी तरह वैसे ही बीमा पॉलिसी चालू कराने के लिए छोटी बड़ी फॉर्मेलिटीज करानी पड़ती हैं। वह करवाने के बाद रिस्क कवर आपका फिर से चालू हो जाता है। आपका यह भी सवाल रहता है कि नॉमिनी किसे बनाएं? तो दोस्तों, आप नॉमिनी अगर आप मैरिड हैं तो आप अपनी वाइफ को बना सकते हैं। हस्बैंड के केस में वाइफ को बना सकते हैं, वाइफ के केस में हस्बैंड को बना सकते हैं। यदि आप चाहें तो अपने बच्चे को भी बना सकते हैं या फिर अपने माता पिता को भी नॉमिनी बना सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने
बच्चों को नॉमिनी बनाते हैं और उनकी उम्र 18 साल से कम होती है, उस केस में आपको एक अपॉइंटी की भी जरूरत होती है जो कि बच्चों का देखभाल करने वाला होता है। जैसे कि अगर आप अपने नाम से पॉलिसी ले रहे हैं और आप अपने बच्चों के नॉमिनी बनाना चाहते हैं, तो बच्चे का नाम नॉमिनी में डालने के बाद आपको वाइफ को एज ए अपॉइंटी सेलेक्ट करना होगा। आप में से कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि पॉलिसी खत्म कर दो, हमें पैसे की जरूरत है, या फिर अगर हमें पैसे की जरूरत है तो क्या हम उस पॉलिसी को खत्म करके या हम कैसे भी किसी भी तरह से पैसा ले सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको अपनी पॉलिसी को खत्म करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर पैसे की जरूरत पड़ रही है तो आप उसी पॉलिसी पर लोन ले सकते हैं। लोन लेने के लिए आपको कुछ कंडीशन पूरी करनी होती हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरह से आप अपनी पॉलिसी पर लोन ले सकते हैं और आपको आपकी पॉलिसी पर कितना लोन मिल रहा है, उसके लिए मैंने एक विस्तार से पूरी वीडियो बनाई हुई है जिसमें आप देख सकते हैं कि आपको कितना लोन मिलेगा और कैसे हम घर बैठे उसे अप्लाई कर सकते हैं। आपको ये वीडियो का लिंक आई बटन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर भी। दूसरा, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी जॉब गवर्नमेंट होती है या फिर वो लोग घूमते फिरते रहते हैं, कभी इस शहर तो कभी दूसरे शहर। तो वो लोग पॉलिसी कराते वक्त ये पूछते हैं कि अगर हमने यहाँ से पॉलिसी कराई तो हमने अपना स्टेट या हम कहीं भी सिटी भी चेंज कर लेते हैं, तो उस केस में क्या हमारी पॉलिसी चलती रहेगी, हम कैसे उसे मैनेज करेंगे। तो दोस्तों, आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी पॉलिसी को कहीं से भी चालू करा सकते हैं और उसे भरने के ढेरों ऑप्शन है आपके पास। उस पॉलिसी को आप तरह तरह से जमा करा सकते हैं। आपने एक सिटी से पॉलिसी कराई और आप दूसरे सिटी में पहुंच गए हैं, तो आप सबसे पहले ये देखिए कि आपके नियरेस्ट LIC की ब्रांच कौन सी है। आप वहां जाकर अपना LIC का प्रीमियम भर सकते हैं, या फिर आपके आसपास कोई ना कोई LIC का प्रीमियम पॉइंट जरूर होगा, आप वहां भी जमा कर सकते हैं। यदि आप कहीं भी नहीं जाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं, जिसके ढेरों ऑप्शंस हैं। जैसे कि LIC की ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर जाकर आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी जमा कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू भी जमा कर सकते हैं और UPI पेमेंट भी कर सकते हैं। Amazon पे, Paytm, Google पे, फोन पे, सब तरह से आप जमा कर सकते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि हम अपनी पॉलिसी का प्रीमियम ऑनलाइन जमा करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी और कैसे जमा करेंगे, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है जिसको आप देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको आई बटन में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और स्क्रीन पर तो आप देख ही रहे होंगे। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये जानना चाहते हैं कि आपको बॉन्ड कब तक मिलेगा, क्या बॉन्ड पर मैच्योरिटी अमाउंट लिखी होती है। तो दोस्तों, आपका बॉन्ड LIC ने अब ऐसा कर दिया है कि आपके एड्रेस पर ऑटोमेटिकली बाय पोस्ट पहुंच जाएगा 15 दिनों के अंदर। लेकिन कभी कभी ये किन्हीं कारणों से लेट भी हो जाता है, लेकिन आपके पास बॉन्ड पहुंच जाएगा। यदि नहीं पहुंचता है तो आप अपने एजेंट से कांटेक्ट कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि आपका बॉन्ड कब तक आप तक पहुंचेगा। दूसरा, आप ये जानना चाह रहे हैं कि हमें बॉन्ड पर मैच्योरिटी अमाउंट लिखी मिलेगी क्या। तो दोस्तों, LIC पॉलिसी बॉन्ड पर मैच्योरिटी अमाउंट लिखकर नहीं देती है, क्योंकि अगर कल को बोनस रेट बढ़ता है तो आपको बढ़े हुए बोनस रेट पर पॉलिसी का मैच्योरिटी नहीं मिल पाएगा। लेकिन LIC ने अभी एक प्लान न्यू लॉन्च किया है जिसमें आपको पॉलिसी बॉन्ड पर रिटर्न में बोनस रेट लिखा मिलेगा। यदि आपको अपनी पॉलिसी में मैच्योरिटी रिटर्न में चाहिए तो LIC उस पॉलिसी में आपको बोनस रेट रिटर्न में लिख कर देती है। यदि आप जानना चाहते हैं वो पॉलिसी कौन सी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आपका पैसा कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसके लिए किन किन पेपर्स की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, आपका पैसा आपके सीधे अकाउंट में जाएगा, ना कि कैश में मिलेगा और ना ही कोई चेक आएगा। अब LIC आपका सारा का सारा पैसा आपके बैंक में ट्रांसफर करती है। जब भी आपकी मैच्योरिटी होगी, मैच्योरिटी डेट पर आपका अमाउंट आपके पास पहुंच जाएगा। उसके लिए आप अपने एजेंट से कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आपका एजेंट आपकी हेल्प नहीं कर पा रहा है या फिर आपका एजेंट नहीं रहा, उसके लिए आप अपने एजेंट से कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो आप ब्रांच में जाकर अपने पेपर्स जमा कर सकते हैं, जिसमें सिर्फ आपको आपका पॉलिसी बॉन्ड और बैंक की कॉपी या फिर कैंसिल चेक, आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड, ये सारे पेपर्स आप LIC में लेकर पहुंच सकते हैं और अपने पैसे के लिए क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप कोई भी पॉलिसी कराते हैं या फिर आपके पास
पास कोई भी एजेंट अपनी पॉलिसी समझाने आता है तो आप जब पॉलिसी समझ लेते हैं आप उससे पूछते हैं कि भगवान ना करे अगर मुझे कुछ हो जाए तो क्या होगा। एजेंट भी आपको ये समझा देता है कि पॉलिसी होल्डर की डेथ होने पर ये बेनिफिट्स मिलते हैं। लेकिन क्या आपने कभी अपने एजेंट से ये पूछा है कि अगर एजेंट की ही डेथ हो जाए उस केस में हमारी पॉलिसी का क्या होगा? तो दोस्तों उस केस में आपका कुछ नहीं होगा, आपकी पॉलिसी एकदम परफेक्टली चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना ही उसमें कोई कमी होगी, क्योंकि LIC एजेंट सिर्फ एक मीडिएटर है LIC और पॉलिसी होल्डर के बीच में। इसलिए पॉलिसी होल्डर को किसी भी तरह की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर एजेंट की डेथ हो भी जाती है तो आप उस केस में अपने किसी भी काम को लेकर किसी भी नियरेस्ट LIC ब्रांच में जाकर करा सकते हैं या फिर आप किसी भी एजेंट से कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आपका कोई एजेंट नहीं मिल पा रहा है और आप LIC ब्रांच में भी नहीं जाना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूंगा, मैं आपको गाइड करूंगा कैसे आप अपने काम कराएं या आपका काम कैसे होगा। अगर आपकी मैच्योरिटी आती है तो मैच्योरिटी में भी मैं आपकी हेल्प करूंगा, या फिर LIC पॉलिसी से संबंधित कोई भी समस्या आपको आती है मैं उन सभी में आपकी हेल्प करूंगा। दोस्तों बहुत से लोग ऐसा भी बोलते हैं कि कंपनी अगर भाग गई तो क्या होगा, तो ये सवाल बनता भी है। अगर कोई भी अपना पैसा किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो वो ये जानने का पूरा हकदार है कि उसका पैसा सेफ है या नहीं। उसके लिए मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया हुआ है कि LIC क्या है, LIC की हिस्ट्री क्या रह चुकी है और LIC इतना बड़ा ब्रांड कैसे बना। आप ये सभी मेरी दूसरी वीडियो में जान सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और साथ ही साथ आपको इस सवाल का भी जवाब मिल जाएगा कि ये कंपनी LIC आपका पैसा लेकर भागेगी तो नहीं। नॉमिनी चेंज करा सकते हैं क्या? यस दोस्तों, आप अपना नॉमिनी चेंज करा सकते हैं, जब भी चाहे तभी चेंज करा सकते हैं। उसके लिए LIC की कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, कुछ पेपर वर्क है, कुछ कंडीशंस हैं जो कि आपको पूरी करनी होंगी। उसके बाद आप अपनी पॉलिसी में नॉमिनी को चेंज करा सकते हैं। तो चलिए फाइनली चलते हैं उस सवाल पर जिस सवाल का इंतजार आप काफी देर से कर रहे हैं कि आपको अपनी पॉलिसी पर कितना % रिटर्न मिलेगा, जिसका जवाब बहुत से एजेंट भी नहीं दे पाते हैं। लेकिन अब आप जो मेथड मैं बताने जा रहा हूं उस मेथड से आप खुद से पता लगा सकते हैं कि कितना % हमें अपनी पॉलिसी में रिटर्न मिलने वाला है। उसके लिए सिर्फ आपको अपने एजेंट से ये जानना है कि आपको कितना प्रीमियम देना है और आपको कितने समय में कितना रिटर्न में मिलेगा। जब आप ये सब जान लेंगे तो आपको एक एक्सेल शीट पर एक साइड में डेट्स लिख लेनी है, दूसरी साइड में वो अमाउंट लिख लेना है जो आपको देना है, लेकिन माइनस में। उसके बाद आपको जितने ईयर्स में रिटर्न आ रहा है वो अमाउंट लिखना है। फिर यहां पर आपको सिर्फ एक फॉर्मूला लगाना है जो कि है XIRR ब्रैकेट लगाने के बाद आपको ये कॉलम सेलेक्ट करनी है। ये सारी जो आपने प्रीमियम दिया और आपके पास आया वो सेलेक्ट करने हैं। उसके बाद कोमा लगाना है। कोमा लगाने के बाद आपको वो सारी डेट सेलेक्ट करनी है जिन जिन डेट्स में आपने प्रीमियम जमा किया और ब्रैकेट लगा के एंटर मार देना है। उसके बाद आपके सामने उसका % निकल आएगा कि आपको कितना रिटर्न मिल रहा है आपकी पॉलिसी में। तो दोस्तों अगर आपका अभी भी कोई सवाल रह गया है जिसका उत्तर आपको नहीं मिला है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको उन सभी सवालों का जवाब जरूर दूंगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।